हेलो दोस्तों, आज अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके कुछ बेसिक बातें हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, पहला है, ये चैप्टर स्टार्ट होता है पॉलिनोमियल फंक्शन से। अब पॉलिनोमियल फंक्शन क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन बेसिकली एफ ऑफ एक्स बराबर a0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 x क्यूब an x। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। a0 x0 प्लस a1 x1 a2 x स्क्वायर a3 x क्यूब an xn। ठीक है, जहाँ पर a0 a1 a2 an रियल कांस्टेंट। ठीक है, चैप्टर के अंदर जाने से पहले ये बातें आपको समझ में आना चाहिए कि a0 a1 a2 a3 an जो है एक रियल कांस्टेंट है। ठीक है, इस पॉलिनोमियल फंक्शन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर दुनिया के सारे फंक्शन पॉसिबल है। अगर मैं बात करूं, इसको अगर एक एक पार्ट में मैं डिवाइड करते जाऊँ, सपोज करें अगर मैं यहाँ तक कंसिडर करता हूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू a0 x0। ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। अगर आप यहाँ तक कंसिडर करेंगे तो ये आपको एफ ऑफ एक्स बराबर देगा a0 x0 प्लस a1x। अगर आप यहाँ तक कंसिडर करें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू a0 x0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि इस पॉलिनोमियल फंक्शन को जितने पार्ट में आप डिवाइड करते जाएंगे एक अनदर पॉलिनोमियल मिलेगा। इसका मतलब ये n तक भी जा सकता है। इसका मतलब ये है क्या, एक तरह का पॉलिनोमियल है। ये एक तरह का पॉलिनोमियल है, ये भी ये पॉलिनोमियल है। इसी का ये पार्ट है। आप क्या करते हैं, जितने पार्ट में इसको डिवाइड करते जाते हैं एक अनदर आपको पॉलिनोमियल मिलते जाता है। ठीक है, अच्छा, इस पॉलिनोमियल को अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, जैसे ये कोफिशिएंट जो है इसका मैं चेंज कर दूँ नाम, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कुछ ऐसा दिखता है। आपने देखा होगा, इसको आप लिखते हो, ये अगर मैं लिख दूँ या इसको a0 और a1 इस कोफिशिएंट को बस मैं चेंज कर रहा हूँ। जो हम देखते हैं x प्लस इस फॉर्म में मैं देखना, आप लोग देखते हैं या हम लोग भी देखते हैं, देखना पसंद करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसकी अगर बात करें तो इसको आप लिख सकते हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। बस मैंने कुछ नहीं किया, ये जो वेरिएबल तो मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ ना, मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ उसके कोफिशिएंट को नाम चेंज करते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि हम लोग को देखने की आदत ये है, 10th क्लास से या 9th क्लास से हम लोअर क्लास से ये देखते आ रहे हैं, ए कांस्टेंट को लिए और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये लीनियर। इस पॉलिनोमियल का एक और भी नाम है, इस नाम को हम क्या बोलते हैं, जैसे ये यहाँ पर इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं, इसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। आगे अगर मैं जाऊँ तो अगर x की डिग्री 3 होगा तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका मतलब ये सारे के सारे पॉलिनोमियल है, ये सारे के सारे पॉलिनोमियल है। ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है। ये उसी का पार्ट है। ये सारे आपने क्या करा, एक एक पार्ट में डिवाइड करते गए तो आपको अनदर पॉलिनोमियल मिलता गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो, x की डिग्री कितना 0, यहाँ पे x की डिग्री कितना 1, यहाँ पे x की डिग्री कितना 2। इसका मतलब जब x की डिग्री 0 है तो इसको आप क्या बोल रहे हो, कांस्टेंट, मतलब वेरिएबल नहीं है, कोई वेरिएबल यहाँ नहीं है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यहाँ पे डिग्री 1 तो इसको हम लोग बोल रहे हैं लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पर x की डिग्री कितना 2 तो इसको हम लोग बोल रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी तरह हम आगे जाएंगे, जब x की डिग्री 3 होगा तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, अगर x की डिग्री 4 होगा तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका मतलब डिग्री जो है जहाँ पर मेन रोल प्ले कर रहा है कि हमारा पॉलिनोमियल किस नाम से जाना जाएगा। जैसे इसको अगर मैं बोलूँ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसको अगर मैं बोलूँ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो मैं इसलिए इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल रहा हूँ क्योंकि x की डिग्री कितना है 0। अच्छा, इसका नाम भी आपको पता होगा, लोअर क्लास में पढ़ा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अगर ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो कैसे हम बोल रहे हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं कि x की डिग्री कितना 1, x की डिग्री 1। यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक फंक्शन। इसका मतलब ये सारे के सारे पॉलिनोमियल का जो नामकरण है इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि n की डिग्री क्या है। मतलब उस इक्वेशन में
वेरिएबल का मैक्सिमम डिग्री क्या है, उस इक्वेशन में या उस फंक्शन में x की मैक्सिमम डिग्री आप देखें, उसके बेसिस में ये सारे पॉलिनोमियल में डिवाइड होते हैं। मतलब इसका नामकरण इस तरह से होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसका मतलब ये कि n मतलब किसी भी डिग्री के लिए मैं बात कर सकता हूँ। यहाँ पर n क्या, किसी भी डिग्री के लिए मैं बात कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पर x की मैक्सिमम डिग्री कितना है, n। x की अगर मैक्सिमम डिग्री n है तो इसीलिए मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, इसको हम लोग बोल रहे हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। इसका मतलब अच्छा यहाँ पर ध्यान से देखें, अगर x की पावर n मैक्सिमम डिग्री है इस वेरिएबल में, तो इसको हम लोग बोल रहे हैं कि ये इस x की मैक्सिमम डिग्री के कारण ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। इसका मतलब ये है कि ये n यहाँ डिसाइडिंग फैक्टर है इस पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए कि इसका क्या नाम होगा। इसी तरह यहाँ पर अगर क्वाड्रेटिक की बात करें तो x की मैक्सिमम डिग्री कितना है, 2। इसका मतलब ये n की वैल्यू यहाँ कितना है, 2। n की मैक्स मतलब इस वेरिएबल में x की मैक्सिमम डिग्री 2 है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसीलिए यहाँ पे भी अगर पॉलिनोमियल फंक्शन की बात करें तो इस पॉलिनोमियल फंक्शन में वेरिएबल का मैक्सिमम डिग्री कितना है, n। मैक्सिमम डिग्री n है, इसका मतलब इसलिए इसका नाम पॉलिनोमियल फंक्शन कहलाता है। अच्छा, अगर ये n डिसाइडिंग फैक्टर है तो इसका मतलब an, इसका जो कोफिशिएंट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीडिंग कोफिशिएंट। इसका क्या बोलेंगे, लीडिंग कोफिशिएंट। क्यों, क्योंकि ये डिसाइडिंग फैक्टर है कि ये फंक्शन का नाम क्या होगा। ये फंक्शन का नाम हम x के पावर n मतलब मैक्सिमम डिग्री n होने के कारण इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन। इसको पॉलिनोमियल फंक्शन, ऑब्वियस है कि इसका जो कोफिशिएंट होगा वो लीडिंग कोफिशिएंट कहलाएगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से ये बात पता चल गया कि an किसी भी इक्वेशन में मैक्सिमम डिग्री जो होगा उसके जो कोफिशिएंट होंगे उसको हम लोग बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। इसको हम लोग बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। नाम का चीज। अच्छा, an 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि an 0 हो गया ये पूरा टर्म खत्म हो जाएगा। ये पूरा टर्म जैसे ही खत्म हो जाएगा इसका मतलब ये पॉलिनोमियल फंक्शन रहेगा ही नहीं। ठीक है, इसका मतलब n 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, n के बारे में अगर बात करें तो n आपका होल नंबर है, n आपका होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिक बातें हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं कि ये सारे इक्वेशन आते कहाँ से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया कहाँ से, लीनियर का क्या मतलब है, क्यूबिक का मतलब क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन के अंदर ही ये सारे होते हैं। आपको बस क्या करना होता है, इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना होता है। जैसे जैसे आप जितने पार्ट में डिवाइड करते जाते हैं एक अनदर इक्वेशन आपको मिलते जाता है। ठीक है, इसको लिख लीजिए। आई थिंक लिख लिया होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, सपोज करिए x के पावर 17 प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये एक तरह का पॉलिनोमियल फंक्शन, ये क्या है, एक तरह का पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, अच्छा अगर ये एक तरह का पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसका मतलब इसका लीडिंग कोएफिशिएंट अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, अगर इसका लीडिंग कोएफिशिएंट की अगर मैं बात करता हूँ तो ध्यान से देखें, अगर इसकी लीडिंग कोएफिशिएंट की बात करें तो ये पॉलिनोमियल है, ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन आपके पास दिख रहा है कितने डिग्री का, 17 डिग्री का है। ये 17 डिग्री का पॉलिनोमियल है। अच्छा, क्योंकि x की मैक्सिमम डिग्री कितना, 17, तो ये 17 डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन है। अच्छा, इसका मतलब इसका जो कोएफिशिएंट होगा वो लीडिंग कोएफिशिएंट होगा। इसका लीडिंग कोएफिशिएंट कितना है, 1। इसका लीडिंग कोएफिशिएंट कितना है, 1। अच्छा, इसी तरह अगर मैं बात करूँ कोएफिशिएंट ऑफ x के पावर 15, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कोएफिशिएंट ऑफ x के पावर 15, तो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x के पावर 15 कितना है, 0। बहुत लोग बोलेंगे कि ये तो मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए था, x के पावर 17 है तो इसके पास 16 आना चाहिए, 15 आना चाहिए, वो तो है ही नहीं। तो नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं 0 × x के पावर 15, जो टर्म्स है ही नहीं उसको हम बना सकते हैं ना। इसका मतलब इसका कोएफिशिएंट तो रहा होगा ना, वो कितना रहा होगा उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो कितना अगर दिख नहीं रहा तो मतलब 0 है। ठीक है, इसी तरह अगर आपसे पूछे कोएफिशिएंट ऑफ x, आप कितना बताएंगे, 2। कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है, 2। ठीक है, तो इस तरह से ये बेसिक फंडा है समझने के लिए, लिख लीजिए इसको। ठीक है, अच्छा आगे अब चलते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज करें एफ ऑफ एक्स बराबर, अगर मेरे पास कोई इक्वेशन है x के पावर x² प्लस 5x प्लस 6, एक
सिंपल सा मैंने एग्जांपल लिया, ठीक है। एफ ऑफ एक्स कोई मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन लिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ध्यान से आप देखें यहाँ पर कोफिशिएंट कितना है 1, कोफिशिएंट कितना है 1। इसका मतलब किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन में अगर लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, ध्यान से सुनना, किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन में अगर लीडिंग कोफिशिएंट 1 है तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोमियल फंक्शन। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मोनोमियल फंक्शन। इसका मतलब अगर लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, अगर आपके पास लीडिंग कोफिशिएंट 1 है किसी भी इक्वेशन में, किसी भी पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करता हूँ, अगर लीडिंग कोफिशिएंट 1 है तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोमियल फंक्शन या मोनोमियल फंक्शन या मोनोमियल पॉलीमर, ठीक है। मोनोमियल फंक्शन या मोनोमियल पॉलिनोमियल, ठीक है। वेरी सिंपल, याद रखिए, ठीक है। काम का है, कभी कभी पूछ लेता है। अच्छा, आगे चलते हैं। अब अगला कहानी है रूट का। रूट्स आपने पढ़ा होगा, या इसको एक और नाम है जीरोज या सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अगला टर्म हम लोग यूज कर रहे हैं रूट्स, जीरोज और सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। क्या मतलब है समझते हैं। रूट्स आपने देखा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ एफ ऑफ एक्स, सपोज करें आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। हमने एक एग्जांपल लिया, हमें क्या करना, रूट्स फाइंड करना, रूट्स या जीरोज या सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ठीक है। तो अगर मुझे रूट्स निकालना है तो रूट्स का क्या मतलब है? रूट्स का मतलब अगर मुझे मैं बताना आपको चाहूँ तो सिंपल है, आप लोअर क्लास में पढ़े भी होंगे 10th क्लास में। रूट्स का मतलब होता है वेरिएबल को वो वैल्यू जो उस इक्वेशन में रखने पर उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रूट्स बोलते हैं। वेरी सिंपल। फॉर एग्जांपल अगर मुझे इसका इक्वेशन निकालना है, इसका रूट्स निकालना है, तो इसको हम क्या करेंगे? जीरो की इक्वल कर लेंगे। इसका मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी दो वैल्यू आएंगे, x बराबर 2 और 3। सॉल्व करके देखिएगा, अगर आपने सॉल्व करेंगे तो इसके दो वैल्यू आएंगे, 1 2 और 3। इसका मतलब 2 और 3 इसका क्या हुआ? रूट। क्यों? देख लेते हैं, 2 रख के देख लीजिए। अगर आप 2 रखेंगे तो सेटिस्फाई कर जाएगा। यहाँ 4 आएगा, यहाँ पर 10 आएगा और यहाँ पर 6। तो 4 प्लस 6 10 होता है, 10 माइनस 10 0। मतलब 2 क्या कर गया? सेटिस्फाई कर गया। इसी तरह अगर आप 3 रखेंगे तो ये आपको देगा 9 माइनस 15 प्लस 6। तो 9 और 6 15 होता है, 15 माइनस 15 कितना हो गया? 0। इसका मतलब 2 और 3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 2 और 3 इस इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब 2 और 3 क्या है? रूट्स है। 2 और 3 कितना है? रूट्स है। इसका मतलब वेरिएबल की वो वैल्यू जो उस इक्वेशन में रखने पर उस इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई करता है तो क्या कहलाता है? रूट। अच्छा, यहाँ पर एक और बात देखो, यहाँ पर x की डिग्री कितना था? 2। तो रूट कितना है? 2। इसका मतलब x की डिग्री अगर n है, अगर x की डिग्री n है तो इसके रूट कितना होंगे? n। मतलब रूट इस बात पर डिपेंड करता है कि उस पॉलिनोमियल की मैक्सिमम डिग्री कितना है। अगर उस पॉलिनोमियल की मैक्सिमम डिग्री जितना होगा उतने रूट हो सकते हैं, उतना रूट हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं ये एग्जांपल लिया था, x की पावर 17 प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये आपके पास कोई 17 डिग्री इक्वेशन है, ये आपके पास 17 डिग्री इक्वेशन है, ठीक है। अगर ये आपके पास 17 डिग्री इक्वेशन है तो यहाँ पे ध्यान से देखो, इसकी मैक्सिमम डिग्री अगर 17 है तो इसके रूट कितने हो सकते हैं? 17 हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे टर्म्स इसके अंदर गायब है। मतलब ये अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में आता है तो 16 x की डिग्री 16 आना चाहिए था। तो इसका मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम डिग्री कितना हो सकता है? मैक्सिमम से मैक्सिमम रूट कितना हो सकता है? 17 या 17। मैक्सिमम से मैक्सिमम रूट्स कितने हो सकते हैं? 17 हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आप याद रखें, किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन में या किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन में x की मैक्सिमम डिग्री क्या है उसको आप देखें। तो जितनी x की मैक्सिमम डिग्री होगा उतना ही रूट हो सकता है, ठीक है, उतना ही रूट हो सकता है। जैसे यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, इसके रूट कितने पॉसिबल थे? 2। मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 रूट पॉसिबल थे, तो इसका 2 रूट आ गया। 2 और 3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब सिंपल फंडा ये है, या सिंपल बात ये है कि आप समझ जाओ, रूट का मतलब होता है कि वेरिएबल की वो वैल्यू, जैसे ये वेरिएबल x था, इसको x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, आप इसको सॉल्व किए तो x की दो वैल्यू है 2 और 3। 2 और 3 अगर इस इक्वेशन में अगर मैं रखता हूँ तो 2 और 3 क्या कर रहा है? इसको सेटिस्फाई कर रहा है। 2 और 3 अगर
इसका मतलब 2 और 3 क्या है, इसके रूट्स है, ठीक है। तो रूट्स आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक छोटा सा कंफ्यूजन रहता है दिमाग में बच्चों को, वो देखो कि अगर मैं बात करूं पॉलिनोमियल फंक्शन और पॉलिनोमियल इक्वेशन, ध्यान से देखो, छोटी बात है लेकिन दिमाग में कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। अगर मैं जब पॉलिनोमियल फंक्शन की बात कर रहा हूँ तो हमेशा y बराबर समथिंग की बात करूँगा। सपोज करो मैं बात करता हूँ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अगर मैं पॉलिनोमियल फंक्शन की बात करूँगा, जब भी अगर फंक्शन की बात करें, पॉलिनोमियल फंक्शन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल अगर इक्वेशन की बात करूँ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसका मतलब राइट साइड इसका क्या होना चाहिए, 0। याद रखना, मतलब जिसका हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, वेरी सिंपल, आराम से समझना। पॉलिनोमियल फंक्शन का मतलब होता है जिस फंक्शन का मैं ग्राफ ड्रॉ कर सकूँ उसको पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं। और जिस फंक्शन का मैं वैल्यू निकालता हूँ, जैसे इसका वैल्यू हम निकालते हैं, जिसका राइट साइड हमेशा क्या होना चाहिए, 0, उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो इक्वेशन जब भी आ जाएगा तो इक्वेशन का मतलब होता है हम उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। अगर फंक्शन की बात करें तो फंक्शन का हमेशा ग्राफ, ठीक है। ये छोटी सी बातें हैं जो दिमाग में आपको रखना है, कंफ्यूजन रहता है बच्चों। पॉलिनोमियल फंक्शन और पॉलिनोमियल इक्वेशन दोनों को सेम समझ लेते हैं, ऐसी बात नहीं, दोनों की दोनों बात डिफरेंट है, ठीक है। दोनों की दोनों बात डिफरेंट, इसको आप याद रखें। अच्छा, अभी हमने रूट्स पढ़ा था, तब पूरा चैप्टर अपना किसके अंडर में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर मैं बात करूँ स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है जहाँ पर a 0 नहीं होना चाहिए और आपका a, b और c जो है रियल फॉर्म्स होंगे, ये आपका रियल, ठीक है। तो ये आपको बेसिक फंडा है, ये आपको किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात करें तो x की कोफिशिएंट जो होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए, ये लीडिंग कोफिशिएंट है और ये 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, क्यों 0 नहीं होना चाहिए, अगर ये 0 हो गया तो ये पूरा टर्म्स ही खत्म हो जाएगा, मतलब ये फंक्शन क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं, इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, लीनियर बन जाएगा, ठीक है। तो याद रखना, कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे तो आपका लीडिंग कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत काम है, धीरे धीरे हम क्या करेंगे, इन छोटी छोटी बातों को सीखना है, ठीक है। हमें आदत से काम नहीं करना चाहिए, हर बातों पर हमारी ध्यान होना चाहिए। ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें जब हम कंसीडर करने लगेंगे तो आगे हमसे गलतियाँ नहीं होंगी, ठीक है। ऐसी बातों को आपको दिमाग में रखना है, जल्दबाजी नहीं, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके 2 रूट होंगे, जैसे भी हमने सॉल्व किया था एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो इसके 2 रूट आए थे 2 और 3। तो अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो इसके भी 2 रूट होंगे, इसके भी 2 रूट होंगे। तभी मुझे ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तभी मुझे इसके रूट नहीं पता है, तो हम क्या करते हैं, एक रूट को अल्फा मान लेते हैं, दूसरे रूट को बीटा मान लेते हैं, एक रूट को अल्फा दूसरे रूट को बीटा। अच्छा, एक और बात, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, अल्फा की वैल्यू बीटा से है, ये बड़ी काम का चीज़ है, ठीक है। प्रॉब्लम में आपको ये देखना है कि क्या देख रहा है, अगर 2 रूट दे रखा होगा तो दोनों रूट या तो इक्वल हो सकते हैं या एक दूसरे से बड़ा हो सकते हैं, एक दूसरे से छोटा हो सकता है, ठीक है। तो प्रॉब्लम में क्या दे रखा है, अल्फा बीटा से बड़ा दे रखा है, बीटा अल्फा से बड़ा दे रखा है, इन सारी बातों पे भी आपके ध्यान होना चाहिए, ठीक है। आदतों से बिल्कुल काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर ये अल्फा, अभी के लिए मेरा एजम्पशन रहता है कि अल्फा बीटा से बड़ा, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके 2 रूट, एक रूट अल्फा दूसरा रूट बीटा है, तो इसका मतलब अल्फा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब अल्फा इस वेरिएबल की जगह रखने पर, मतलब इस इक्वेशन में इस वेरिएबल की जगह रखने पर इसको सेटिस्फाई करेगा, यही रूट का मतलब है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। अल्फा अगर इसका रूट है तो इसको ये सेटिस्फाई करेगा, तो मैंने क्या करा, सेटिस्फाई करा दिया। बीटा भी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, इसका मतलब बीटा भी इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या करते हैं, बीटा को भी सेटिस्फाई करा देते हैं, मतलब इसी तरह मैं इसको भी लिख सकता हूँ a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c, ठीक है। छोटी छोटी बात लेकिन काम की बात है, ठीक है। हर जितनी बातें मैं बता रहा हूँ आगे ये प्रॉब्लम में आएंगे, ठीक है, आपको समझना है। अच्छा,
इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने दो रूट लिया था, एक रूट अल्फा दूसरा बीटा, तो उसको मैंने दिखाया कि सेटिस्फाई करेगा, रूट का जो मतलब था उसको हमने देखा, तो इस तरह से इसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब अगला प्रॉब्लम ये आएगा कि ठीक है रूट हमने समझ लिया, तो इस रूट का सॉल्यूशन क्या होगा, इस रूट का सॉल्यूशन क्या होगा। जैसे अल्फा और बीटा हमने एजम्पशन ले रखा ना, तो एक्चुअल में इसकी वैल्यू क्या होगी वो हमें जानना है, हम क्या करते हैं उसकी अब वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, अगला हेडिंग दीजिए सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगला हेडिंग दीजिए सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ध्यान से देखेंगे इसका सॉल्यूशन हम निकालते हैं। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c = 0। ठीक है, अब इसका हमें क्या करना है सॉल्यूशन निकालना, मतलब इसकी x की वैल्यू निकालना। ठीक है, तो वेरी सिंपल, आप देखते हैं ध्यान से स्टेप, आप क्या करें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से a कॉमन कर लीजिए, a कॉमन करेंगे ये आपको मिलेगा x² और यहाँ पर b/a × x + c/b, ये समझ गए होंगे। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मैंने a कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे a था x² बचा, यहाँ पे a नहीं था डिवाइड हो गया, यहाँ पे भी a नहीं तो डिवाइड हो गया। ठीक है, इसे एक उधर शिफ्ट कर दूँ तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और अंदर वाले को मैं परफेक्ट स्क्वायर बना रहा हूँ, अंदर वाले को परफेक्ट स्क्वायर। ध्यान से देखिए कैसे मैं बना रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ x + b/2a का होल स्क्वायर। अच्छा यहाँ देखो, अगर मैं कुछ भी नया करूँ, मैं कुछ भी चेंजेस करूँ, तो फाइनली सॉल्व करने के बाद मुझे ये मिलना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैंने ये कुछ नया करा x + b/2a का होल स्क्वायर लिखा, तो अगर मैं इसको खोलूंगा तो ध्यान से देखो यहाँ अगर मैं a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, x² मिलेगा, a² + b² मतलब b²/4a² मिलेगा प्लस 2ab 2x × b/2। ध्यान से देखो 2 कैंसिल आउट होगा, x² था मिल गया, bx/a मिल गया। अब ये b²/4a², b²/4a², इस इक्वेशन में नहीं था, मतलब अगर इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाता हूँ तो एडिशनली मुझे क्या करना पड़ेगा, b²/4a² को हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए मैंने क्या करा, -b²/4a² कर दिया, तो प्लस माइनस उसको कैंसिल आउट कर दिया। इसका मतलब आपको ये बात समझ में आ गया होगा, अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं तो एडिशनल मेरे को b²/4a² मिल रहा है, तो इसको मुझे हटाना पड़ेगा, तो मैंने क्या करा -b²/4a² कर दिया। ठीक है, अच्छा और पहले से क्या था प्लस c/। अब ध्यान से देखें, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको अगेन सॉल्व कर लो, अगर सॉल्व करेंगे आप तो आपको मिलेगा x + b/2a का होल स्क्वायर, एलसीएम ले लीजिए 4a², यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये 4a², मतलब यहाँ मिलेगा -b² और यहाँ पे मिलेगा a कैंसिल मतलब 4ac = 0। यहाँ पे माइनस कॉमन कर लो और माइनस कॉमन करके उधर शिफ्ट कर दो, इसका मतलब मैं एक बात करके दिखा दूँ, x + b/2a का होल स्क्वायर माइनस कॉमन करेंगे तो b² - 4ac आ जाएगा अपॉन 4ac। समझ गए होंगे, माइनस कॉमन के a प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। ठीक है, = 0। इसका मतलब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इस टर्म्स को उधर शिफ्ट कर दो, अगर इधर आप शिफ्ट करेंगे ये आपको मिल जाएगा x + b/2a का होल स्क्वायर, और ये उधर जाएगा तो ये बन जाएगा b² - 4ac होल डिवाइड 4a²। इस स्क्वायर को हटाइए तो इधर प्लस माइनस स्क्वायर रूट आएगा, मतलब x + b/2a प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² - 4ac अपॉन 4a²। इस प्लस b/2a को उधर शिफ्ट करो, ये आ जाएगा x = -b/2a प्लस माइनस ये आपको मिल जाएगा b² - 4ac और 4a² का स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, आप 2a को आप एलसीएम ले लो, तो 2a एलसीएम लेंगे तो यहाँ मिल जाएगा -b प्लस माइनस b² - 4ac। ठीक है, इसका मतलब x की आपको दो वैल्यू मिल गया, -b प्लस माइनस √a² - 4ac अपॉन। अब ध्यान से देखो, हमने स्टार्टिंग में ले रखा था अल्फा बीटा से, अल्फा ग्रेटर देन बीटा, इसका मतलब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फा ग्रेटर बीटा से बढ़ा रखा है। ठीक है, इसका मतलब x की दो वैल्यू होगा,
x की 2 रूट होगा, एक रूट हमने अल्फा ले रखा था, दूसरा बीटा। तो अपन क्या करते हैं अल्फा, अल्फा चूंकि बीटा से बड़ा है तो यहाँ पे प्लस साइन होंगे, इसलिए मैं बात कर रहा था। आप जो अल्फा प्लस लेते हैं इसका मतलब ये भी इंडिकेशन करते हैं कि अल्फा का वैल्यू बीटा से बड़ा है, इसलिए आप अल्फा प्लस ले रहे हैं। अगर प्रॉब्लम में कहीं उसने दे रखा बीटा अल्फा से बड़ा है तो रुक जाना सावधानी से, ठीक है। उस समय बीटा को आपको प्लस लेना पड़ेगा, बीटा के लिए आपको प्लस कंसीडर करना पड़ेगा। पिछले साल इस पे प्रॉब्लम आ गया था जेईई मेंस में, उसने दे रखा था बीटा का वैल्यू अल्फा से बड़ा, तो वहाँ पे अगर आदत से आप काम करेंगे, अल्फा का वैल्यू आपने प्लस ले लिया, अगर मतलब जल्दबाजी में आपने ऐसा काम किया तो गलती हो जाएगा, ठीक है। ऐसी ऐसी बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आपको मिल गया माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2, और बीटा जो कि अल्फा से बड़ा है तो माइनस साइन कंसीडर करेंगे, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर, ठीक है। अच्छा एक बात और, आपको ये पता होगा ये डिस्क्रिमिनेंट है, इसकी वैल्यू आपको पता होगा d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप इसको डिस्क्रिमिनेंट के टर्म्स में जानते हो, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, लोअर क्लास में d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। इसको आप प्रॉपर लिख लीजिए। इसका सोल्यूशन जो था आपको मिल गया अल्फा का वैल्यू दिस, बीटा का वैल्यू दिस एंड बीटा का वैल्यू दिस एंड d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। इसको लिख लीजिए, इसको हटा दो, लिख लिया होगा। अच्छा अब ध्यान से देखो, अल्फा की वैल्यू मिल गया, बीटा की वैल्यू मिल गया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ अगेन अल्फा इस बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह में डी लिख सकता हूँ, ये थोड़ा और शॉर्ट हो जाएगा, माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट डी ओवर 2a एंड बीटा की वैल्यू हो जाएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट डी, ठीक है। अल्फा और बीटा की वैल्यू हमें मिल गया। अच्छा अब इसके क्या यूज है, हमें रूट चाहिए था, हमने रूट फाइंड किया, तो हमारे दिमाग में आया एक बार क्या करते हैं ना, इसको ऐड करके देख लेते हैं। ऐड करके देखा तो अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो अगर आपने एलसीएम लेंगे तो ये माइनस बी रूट डी और माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन, इसका मतलब दिस वन कैंसिल, इसका मतलब ये बन जाएगा माइनस 2b अपॉन 2a, दिस वन कैंसिल, इसका मतलब रूट का सम माइनस b बाई, आप इसको क्या बोलते हो रूट का सम, लोअर क्लास में आपने पढ़ा था रूट का सम जो होता है माइनस b बाई a होता है। अच्छा माइनस b क्या है, अगर माइनस b की बात करें तो यही इक्वेशन था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये कि b जो था x का कोफिशिएंट था, इसका मतलब आप लिख सकते हो कोफिशिएंट ऑफ x होल डिवाइड कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। इसका मतलब रूट का जो सम होता है माइनस बी बाई है, इसका मतलब माइनस साइन कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये याद रहता है। आप लोग 10th क्लास में पढ़ते आ रहे तो याद होगा, अगर नहीं याद है तो आप देख लीजिए, ठीक है। कैसे है आपको समझ में आ गया, आपने अल्फा निकाला बीटा निकाला, आपने उन दोनों को ऐड कर दिया तो आपको मिल गया माइनस बी बाई। अच्छा सेकेंड आप फाइंड करते हैं, जैसे आपने दोनों को क्या करा ऐड करके देखा तो आपको माइनस बी बाई ए मिला, तो आपने एक बार क्या करा रूट को मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपने दोनों को मल्टीप्लाई करा तो यहाँ से देखो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं दिखाता हूँ, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर और अंदर में मिलेगा यहाँ पर माइनस बी प्लस रूट डी और यहाँ पर इंटू माइनस बी माइनस, मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये बन जाएगा माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब रूट डी का होल स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से देखें, इसके जगह मैं लिख सकता हूँ ये देखिए, ये बन गया अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/4 ए स्क्वायर को मैंने रहने दिया, ये बन गया बी स्क्वायर और ये माइनस डी स्क्वायर। अच्छा माइनस डी स्क्वायर का मतलब हो गया ये बाहर आ जाएगा डी, इसका मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये समझ गए होंगे, ये स्क्वायर रूट मतलब स्क्वायर रूट खत्म हो गया और डी का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac रख दिया, दिस वन कैंसिल और यहाँ से आपको मिल गया 1/4a स्क्वायर इंटू माइनस माइनस प्लस 4ac 4 से 4 कैंसिल
ए से ए कैंसिल, इसका मतलब रूट का प्रोडक्ट आपको दिखने लगा सी बाई। ये लोअर क्लास में आपने पढ़ा होगा कि रूट का सम जो होता है माइनस बी बाई ए होता है और रूट का प्रोडक्ट जो होता है सी बाई ए। कैसे है आपको समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, थर्ड, ये थोड़ा काम का है। जिस तरह से आपने रूट का सम निकाला, रूट का प्रोडक्ट निकाला, पूछने वाला ये पूछ सकता है कि बेटा एक काम कर, रूट का डिफरेंस बताओ, रूट का डिफरेंस। तो जिस बच्चे ने रूट का सम निकालना सीख रखा है, उसने देखा कि अल्फा और बीटा वैल्यू मुझे पता है, अगर मैं इन दोनों का ऐड करूंगा तो मेरे को रूट का सम मिल गया। प्रोडक्ट निकालना था, दोनों को मल्टीप्लाई करा तो उसको क्या मिल गया, प्रोडक्ट मिल गया। तो उसी तरह उसने क्या करा, रूट का डिफरेंस पूछा गया तो रूट का डिफरेंस निकालना है तो उसने क्या करना, अल्फा में से बीटा को माइनस कर दिया। तो अल्फा में से बीटा को अगर माइनस करेगा तो ध्यान से देखो, एक बार माइनस कर दो, मन में 2a एलसीएम हो जाएगा, माइनस बी प्लस रूट डी, माइनस माइनस प्लस, मतलब बी बी कैंसिल हो गया और ये आई थिंक 2 टाइम्स रूट डी आ गया ओवर 2a और ये कैंसिल। इसका मतलब रूट का डिफरेंस जो है रूट डी बाई बहुत कम होगा, बहुत कम। इसका मतलब इसको अगेन लिख सकते हो, रूट का डिफरेंस जो है इसकी नॉट का स्क्वायर रूट अपॉन ए कोएफिशिएंट ऑफ लीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। बहुत काम का है, इस पे काफी प्रॉब्लम पूछे गए, ठीक है। इसको याद रखना, रूट का डिफरेंस ये तो याद रहता है, रूट का सम, रूट का प्रोडक्ट आपको याद रहता है, रूट का डिफरेंस अगर आपसे पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, लिख लीजिए इसको। लिखिए होगा, ठीक है। इसका मतलब हमें क्या पता चल गया, रूट का सम जो होता है माइनस डी बाई ए, रूट का प्रोडक्ट सी बाई ए, रूट का डिफरेंस माइनस सॉरी रूट का डिफरेंस रूट डी बाई ए, स्क्वायर रूट डी बाई। अच्छा, अब यहीं पर थोड़ा सा टेक्निकल ये देख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन रूट्स, ठीक है। रिलेशन बिटवीन रूट्स के बीच में क्या रिलेशन है, इसको भी देख लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। तो हमें क्या क्या मिला, अगर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसका दो रूट था अल्फा और बीटा, तो आपने रूट का सम निकाल दिया माइनस बी बाई ए, रूट का प्रोडक्ट आपने निकाल लिया सी बाई ए और रूट का डिफरेंस आपने निकाल दिया स्क्वायर रूट डी बाई, ठीक है। ये तीन चीज़ हमने क्या करा, अभी हमने देखा था डेरिवेशन, सब कुछ फाइंड करा, ठीक है। अब इनके बीच में रिलेशन कैसे पूछा जा सकता है, पहला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, यहाँ कन्वर्जन करना है, याद नहीं रखना, आपको बस याद ये रखना, रूट का सम रूट का प्रोडक्ट, ठीक है, और ये रूट का डिफरेंस। पूछने वाला आपसे पूछेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो आपको क्या आता है, आपको रूट का सम पता है, रूट का प्रोडक्ट पता है, ठीक है। तो आप क्या करें, इस कन्वर्जन को रूट के सम और रूट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, कोशिश करें कन्वर्ट करना। जैसे ये कन्वर्ट हो जाएगा रूट के सम और रूट के प्रोडक्ट में, आप क्या करेंगे, इन वैल्यू आपको तो पहले से पता है, आप क्या करेंगे, रख देंगे। तो आपको कन्वर्जन आना चाहिए, देखें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मुझे ये नहीं आता, अपने को तो रूट का सम आता है, तो अपन क्या करेंगे, इसके जगह लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अच्छा, इसको अगर आप खोलेंगे तो यहाँ देखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा खुलेगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो इसके अंदर है, लेकिन एडिशनल आपको क्या मिल रहा है, 2 अल्फा बीटा कर दीजिए तो बैलेंस हो गया। इसका मतलब ध्यान से देखो, ये क्या है, रूट का सम और ये क्या है, रूट का प्रोडक्ट, मतलब इसको सॉल्व करने पर मुझे ये भी मिल रहा है और ये पूरा का पूरा रूट का सम और रूट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो ये कन्वर्जन आपको आना चाहिए, याद नहीं करना, आपको कन्वर्जन करना चाहिए। एक दो एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे कैसे लिखना, ठीक है। अच्छा, ध्यान से देखें, इसका मतलब रूट का सम कितना होता है, माइनस बी ओवर ए का होल स्क्वायर माइनस 2 और ये रूट का प्रोडक्ट सी बाई, बाकी आप सॉल्व करें, ठीक है। अच्छा, पूछने वाला ये पूछ सकता है कि आप बताएं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो मुझे रूट का क्यूब जो है ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये तो पता नहीं, हमें क्या पता है, रूट का सम रूट का प्रोडक्ट। अगेन इसके फॉर्मूला आप पढ़े होंगे लोअर क्लास में, इसके फॉर्मूला आप पढ़े होंगे। तो ये होता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, ये क्या है, रूट का सम आपको पता है ऑलरेडी, माइनस बी बाई ए का होल क्यूब माइनस और ये रूट का प्रोडक्ट सी बाई ए और ये माइनस बी बाई
सोल्व कर लेंगे तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो कन्वर्जन आना चाहिए, हमेशा आप याद रखें कन्वर्जन कैसे हम इसको रूट का सम और रूट के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, पूछने वाला ये पूछ सकता है कि बेटा एक काम कर, ये बता दो अल्फा का पावर 4 प्लस बीटा का पावर 4। तो अगेन जैसे इसका कन्वर्जन किया था वैसे इसका भी कन्वर्जन हम कर सकते हैं। तो इसके जगह मैं लिख सकता हूँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसको अगर आप खोलोगे तो ये मिलेगा अल्फा का पावर 4 प्लस बीटा का पावर 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हमें चाहिए नहीं और ये एडिशनल आ रहा है तो बैलेंस कर लेते हैं, माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कर देते हैं। इसका मतलब इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी आपने निकाल रखा है, यहाँ पर यहाँ रख देंगे और ये रूट का प्रोडक्ट है, अब यहाँ रख देंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। पूछने वाला पूछ सकता है अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा की वैल्यू निकाल। तो समझदार बच्चा क्या करेगा, एलसीएम ले लेगा। अल्फा बीटा एलसीएम हो गया, यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपने निकाला, ऑलरेडी सीख रखे हैं। इसकी वैल्यू उठा कर आप यहाँ पर रख दीजिए और ये रूट का प्रोडक्ट है, वेरी सिंपल। पूछने वाला ये पूछ सकता है कि यहाँ पर अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर की वैल्यू बताओ। वेरी सिंपल, देखने वाले को दिख गया कि इसके अंदर अल्फा और बीटा कॉमन है, तो अल्फा बीटा कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको बीटा और यहाँ पे मिल जाएगा आपको अल्फा। इसका मतलब ये आपका रूट का प्रोडक्ट है और ये आपका रूट का सम है, वैल्यू उठा के रख दीजिएगा, आपको वैल्यू मिल जाएगी। आप एक कन्वर्जन करके आइएगा, अल्फा का पावर 5 प्लस बीटा का पावर 4। अगले लेक्चर में मैं बताऊँगा कि आप कमेंट सेक्शन में इसको बताना, ठीक है। अल्फा का पावर 5 प्लस बीटा का पावर 5 का आपको कन्वर्जन लिखना है। जैसे ये सारा चीज़ें मैंने सिखाया, आपको भी क्या कोशिश करना है कि इसको रूट के सम और रूट के प्रोडक्ट में लिखें, क्योंकि इसकी वैल्यू आपको पता है, ठीक है। कोशिश करिएगा, हो जाएगा। अभी सारे में थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, ये सारे खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद मैं आपको इसके सारे एप्लीकेशन भी करा दूंगा, ठीक है। एक और काम का चीज़ है, कंसेप्ट के नाम पर इसको ध्यान से देखो, ठीक है। कंसेप्ट क्या है, सपोज करो तुम्हारे पास कोई स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखो, अगर आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो भी कांस्टेंट टर्म है ए प्लस बी प्लस सी, अगर इसका सम 0, जैसे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है ए, एक्स का कोफिशिएंट कितना है बी और कांस्टेंट टर्म सी है, अगर इन तीनों का सम 0 है तो एक बात तुम 100% कंफर्म हो जाओ कि एक रूट जो तुम्हारा होगा वो 1 होगा, एक रूट जो तुम्हारा होगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऑब्वियस है ना, अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म का सम अगर 0 है, ये तभी पॉसिबल है जब x बराबर 1। देखो x बराबर 1 जैसे रखोगे, यहाँ 1 मतलब a मिल गया, यहाँ पे 1 रखो b मिलेगा c, मतलब a प्लस b प्लस c मिल गया। तो a प्लस b प्लस c 0 तभी पॉसिबल है जब एक रूट क्या होगा, 1। इसका मतलब x की वैल्यू क्या होना चाहिए, 1। इसका मतलब अगर एक रूट मिल गया तो दूसरा रूट तो तुम्हें मिल जाएगा ना, रूट का प्रोडक्ट तुम्हें पता है c बाई a, अल्फा की वैल्यू 1, इसका मतलब बीटा आपको मिल गया c बाई, तो बीटा आपको ऑलरेडी मिल जाएगा, एक रूट जहाँ मिला आपको बीटा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये काम का चीज़ है, याद रखना, कभी कभी इसको भी हम लोग यूज करेंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर कांस्टेंट टर्म्स का अगर सम 0 है तो आंख बंद करके तुम ये कर सकते हो कि एक रूट जो तुम्हारा होगा 1 होगा और दूसरा रूट तुम ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। एक प्रॉब्लम है, छोटा सा प्रॉब्लम मैं लेता हूँ, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, दे रखा है b माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस बी, सॉरी सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 0। ये आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है एंड, और इसके दो रूट है अल्फा और बीटा, ठीक है। और ये दे रखा है एंड प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 1, ठीक है। तो पूछने वाला पूछा देन ए बी सी, देन ए बी एंड सी और इन 4 ऑप्शन है, पहला एपी में होगा, सेकंड ऑप्शन जीपी में होगा, थर्ड ऑप्शन एचपी में होगा एंड फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस, ठीक है। एक छोटा सा प्रॉब्लम मैंने लिया इसको समझाने के लिए आपको, ठीक है, कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है b माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर
माइनस बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब अल्फा इंटू बीटा 1 दे रखा है, तो ये जानना चाहता है कि ए बी सी से जो कंडीशन बनेगा ना वो किस में होगा, ए पी में होगा, जी पी में होगा या एच पी में होगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो। अगर ऐसे कभी भी क्वेश्चन देखे तो आप क्या करो, कांस्टेंट टर्म को ऐड करके देख लो। एक बार ऐड करके देख लेते हैं कि ये b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी है। तो ध्यान से देखो, दिस वन कैंसिल, दिस वन कैंसिल एंड दिस वन कैंसिल। इसका मतलब ये जीरो हो गया। अगर सारे कांस्टेंट टर्म को ऐड करने पर जीरो हो गया किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इसका मतलब एक रूट कितना हो गया, अल्फा 1 हो गया। एक रूट आपका 1 होगा। अगर एक रूट 1 हो गया इसका मतलब ये कि दूसरा रूट भी आप निकाल सकते हो, उसके लिए कुछ नहीं करना है। अच्छा, इसका प्रोडक्ट कितना दे रखा है, 1। अगर इसका प्रोडक्ट 1 दे रखा है तो प्रोडक्ट कितना होता है, सी बाई ए। यहाँ पर सी कितना है, ए माइनस बी, और ए कितना है, बी माइनस सी। और ये किसके बराबर है, 1 के बराबर। ये किसके बराबर है, 1 के बराबर, ठीक है। अच्छा, इसको सॉल्व कर दो, ए माइनस बी इक्वल टू बी माइनस सी। इसका मतलब इस बी को उधर ले जाओ, सी को इधर ले जाओ, तो ये बन जाएगा 2b इक्वल टू ए प्लस सी। तो आपको पता है, अगर आपने एपी पढ़ा होगा, एपी में क्या है, अगर 3 टर्म्स एपी में है, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, ए बी एंड सी आर इन एपी। तो आपने ये पढ़ा होगा, मिडिल टर्म का 2 टाइम्स फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम होता है। तो ये आपकी किस में है, एपी में। तो आंसर क्या हो जाता है, एपी। अच्छा, इसी तरह ये याद रखना, ये पहला। अगर जीपी की बात करें, थोड़ा बहुत बेसिक पता होना चाहिए। तो जीपी में क्या होता है, अगर ए बी एंड सी आर इन जीपी, अगर ये जीपी में है तो मिडिल टर्म का स्क्वायर फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट के बराबर होता है। इसको भी याद रखना, जब तक सीक्वेंस सीरीज नहीं पढ़े हो तब तक ये बेसिक बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। एंड थर्ड, अगर एचपी की बात करें, अगर ए बी एंड सी आर इन एचपी, अगर ये एचपी में है तो कुछ नहीं करना, 2 टाइम्स बी, और ये हो जाएगा 1 बाई ए प्लस 1 बाई, ठीक है। तो ये आप याद रखिए, इतनी बातें आप ध्यान से कर लेना, करके आना। अगले लेक्चर में मैं आगे की बात